नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दा जो है अक्सर जब भी बात हम जम्मू कश्मीर की करते हैं तब भी ये मुद्दा चर्चे में आ जाता है। तो आप सोचेंगे क्या अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर किसी प्रकार से चर्चा का विषय है? बिल्कुल है, क्योंकि 2-3 इवेंट्स आप देख रहे होंगे लगातार। एक तो सरकार की तरफ से तमाम सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और भारत की तरफ से, हालांकि भारत की भी इच्छा ही है और हम सबकी इच्छा होगी कि संपूर्ण जो कश्मीर है, जो कि वर्तमान समय में विवादित हिस्से के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से भारत की ओर से भारत का हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से भारत को आधिकारिक रूप में अंडर करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से करी जा रही है। यानी कि जो शेष कश्मीर का हिस्सा है, जिसे आप POK वाला जो पोर्शन बोलते हैं, वो अब पहले की तरह हमारे में शामिल हो जाएगा। एक तो ये कारण है कि चर्चा का विषय। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से जो पहचान पत्र है वहां के नागरिकों के, उस मुद्दे को लेकर के भी ये चर्चा रही है। लेकिन इन दोनों चर्चाओं के अलावा भी एक चर्चा है जिसको लोग इतिहास के पन्ने के तौर पर फिर से खंगालना शुरू कर रहे हैं और उन्हीं इतिहास के पन्नों को मैं फिर से आपके समक्ष खोलने का प्रयास कर रहा हूं। और वो ये है कि केंद्रीय मंत्री जो रिजिजू जी हैं, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी की जो गलतियां हैं उसको उजागर किया गया है, जिसके जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस जो नेता हैं उनके द्वारा इस पर टिप्पणी करी गई है। और इसमें न सिर्फ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का नाम है या फिर जो पक्ष के जो बड़े मंत्रीगण हैं उनका नाम है, बल्कि उस समय के तत्कालीन जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और अब जो उनके बेटे हैं, उन सब का नाम जो है इसमें शामिल हो रहा है। इसलिए इसको हम यहाँ पर चर्चा में लेकर के आए हैं और इसमें हम एक विवेचनात्मक कह सकते हैं कि इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप राजनीति से संबंधित या फिर कह सकते हैं कि जो पॉलिटी से संबंधित भी कुछ विषय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि चर्चा के अंत में हम इसे जम्मू कश्मीर की धारा 370 जो हुआ करती थी, वो 35A वगैरह जो हुआ करती थी, उसके ऊपर दिल्ली समझौता इत्यादि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो कई सारे एंगल्स, वाइड एंगल्स हैं जिसके ऊपर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, विदेश नीति के तौर पर हो, सैन्य प्रणाली के तौर पर हो, या फिर उस समय के राजव्यवस्था के तौर पर हो, तो तमाम तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख सकते हैं। तमाम सारे एंगल्स इसमें मिल रहे हैं। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत और ध्यानपूर्वक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चर्चा का विषय क्यों रहा है। ये टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने एक लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने भारत में कश्मीर के विलय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस समय की जो इस विलय पर एक्टिविटी थी उसको लेकर के टिप्पणी की है। और इस टिप्पणी में पंडित नेहरू जी जो हैं उनकी 5 गलतियों का जिक्र इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पहले हम मुद्दे को समझते हैं कि ये क्या है मुद्दा, और फिर उस मुद्दे के ऊपर हम करेंगे बात। ठीक है, कि वास्तविक रूप में ये क्या था। उसका लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने व्यूज जरूर लिख के भेजिएगा कि इस मुद्दे पर आपके क्या व्यू हैं और आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो भारत में कश्मीर के विलय, पंडित नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का जिक्र, ये एक विशेष मुद्दा रहा, जो कि किसकी तरफ से किया गया? किरण रिजिजू जी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? हरि सिंह जी। इनका कहना है कि हरि सिंह ने जो विलय हुआ था 1947 में, उससे पहले भी कई बार प्रयास किए थे विलय करने के, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और डिले करते रहे। तो एक इशू यहीं से क्रिएट हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से निश्चित तौर पर यह बात सही है कि उसके पहले जो है महाराजा हरि सिंह ने ट्राई जरूर किया और इन्होंने जो यहां से कोशिशें की हुई थी उन कोशिशों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देना ये सही शब्द नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से जो चर्चा थी या जो शर्तें थी, क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो महाराजा की तरफ से जो प्रस्ताव थे वो अस्वीकार होते रहे जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से। ये तो बात इन्होंने कही, किरण रिजिजू जी ने कही। प्रत्युत्तर की जब बारी आई
तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, आपको मालूम है जयराम नरेश जी। उन्होंने इनको, किरण रिजिजू जी को डेस्टोरियन की संज्ञा भी दे दी। डेस्टोरियन की संज्ञा किसे दे दी? रिजिजू जी को दे दी। डेस्टोरियन का मतलब होता है इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने वाला जो इतिहासकार होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जनाब हैं ये तोड़ मड़ोड़ करके इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं और इन्हें इसके बारे में शायद अल्प जानकारी है। तो ऐसा करते हुए जयराम नरेश जी ने, अब ये देखिए विवाद हो गया आपस में, इन्होंने ये कहा और इन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया। जयराम नरेश जी ने न सिर्फ रिजिजू जी को यहां पर आड़े हाथ लिया है, साथ ही साथ यहां पर डॉक्टर कर्ण सिंह जो कि महाराजा के बेटे हैं, जो कि कांग्रेस में ही हैं इस समय, ठीक है, उनको भी उन्होंने एक नसीहत दे डाली है कि अपने पिता यानी हरि सिंह जो हैं उनके बजाय कांग्रेस की जो प्रणाली है, परंपरा है, और जो नेहरू की कांग्रेस की जो परंपरा है उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और एक गंभीर आरोप जो है या एक गंभीर बात जो है वो डॉक्टर कर्ण सिंह के संदर्भ में इन्होंने कही है जयराम नरेश जी ने, जो कि कई एंगल से देखा जाए तो डॉक्टर कर्ण सिंह को भी बुरी लग सकती है। और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके पिता के बारे में बात करें यानी हरि सिंह जी के बारे में बात करें तो अभी आप किसी भी अच्छी बुक के बारे में अगर आप बात करेंगे तो किसी भी अच्छी किताब में हरि सिंह को एक सम्मानजनक राजा के तौर पर नहीं देखा जाता है। यहां तक उन्होंने बात यह कह दी, जबकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि राजा हरि सिंह के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे उस समय, तत्कालीन समय की अगर हम बात करें तो वो थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो जो शेख अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है आतिश चिनार, जिसके पृष्ठ संख्या 91 में शेख अब्दुल्ला जी ने राजा हरि सिंह को एक पंथ निरपेक्ष या सही मायने में पंथ निरपेक्ष कहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि कहीं ना कहीं इन्होंने अनदेखा कर दिया है, जयराम नरेश जी ने शेख अब्दुल्ला की ही किताब को अनदेखा कर दिया और ये कहा है कि भाई कोई ऐसी अच्छी किताब नहीं जिसमें तुम्हारे पिताजी का नाम जो है बहुत अच्छा लिखा हो, इसलिए तुम्हें नेहरू जी जो हैं उनके जो कांग्रेस के विचार हैं और जो कांग्रेस की परिपाटी है उसका सम्मान करते हुए उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने पिता के विचारों को फॉलो करते फिरे। ऐसी चीजें उनको कह डाली। तो ये आप देख सकते हैं कि अपने पक्ष के भी एक व्यक्ति को उन्होंने कहा और विपक्ष के एक व्यक्ति, तो सत्ता के जो पक्ष के व्यक्ति हैं उनको तो कहा ही कहा है। तो हमको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा मसला क्या है, ठीक है। अब इस मसले को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। यहां से आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक रूप में आपको इतिहास में 2-3 तरीके की चीजें इस परिप्रेक्ष्य में दिखती हैं। एक तो जो हरि सिंह जी जो हैं, हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे और अंतिम राजा थे, ठीक है, महाराजा थे हरि सिंह, और जो शेख अब्दुल्ला जी जो हैं, शेख अब्दुल्ला जो कि उस समय कॉन्फ्रेंस है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये अध्यक्ष थे, लीडर थे। इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि एकदम 36 का आंकड़ा था, विरोधी थे, धुर विरोधी थे दोनों। बावजूद इसके मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह को एक निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो है, सही मायने में पंथ निरपेक्ष कहा है। एक तो ये बात है, और एक एंगल आपको यहां पर और देखने को मिलेगा कि जो नेहरू जी हैं, आपने कई जगहों पर नेहरू और अब्दुल्ला जी का एक साथ एक कह सकते हैं कि प्रेम मिलाप देखा होगा। मतलब कहीं ना कहीं नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के पक्ष में रहे हैं या उनके प्रिय रहे हैं। शेख अब्दुल्ला जी जो है वो नेहरू जी की, ये भी आप एंगल कई बार देखते हैं। और ये एंगल भी जो कांग्रेस के जो विपक्ष में जो लोग हैं वो इस एंगल को बार बार ट्रोल करते हैं। तो ये ट्रोलिंग अभी भी यहां पर देखने को आपको मिली, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इस पर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें किसी पार्टी का हम समर्थन करते हुए बात नहीं कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, ना ही जो सत्ता पक्ष है इस समय उसको हम अच्छा और बुरा करें। मैं तो वो चर्चाएं जो इस समय हैं चर्चा में, सिर्फ उनको आपके सामने अपने शब्दों में रख रहा हूं, तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इतिहास में कई बार देखते हैं कि इनकी आपस में मित्रता है, साथ ही साथ आप नेहरू जी की मित्रता जो है, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ भी आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी के लिए शेख अब्दुल्ला और माउंटबेटन जो है वो चहेते के रूप में नजर आते हैं तमाम सारी चर्चाओं में। और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस विरोधी जो तमाम सारे जो पक्ष हैं वो इस एंगल को लेकर के आपके सामने आते हैं। एक एंगल ये भी है कि हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच में भी आपस में
36 का आंकड़ा है, मतलब ये इनके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं है। ऐसे में यदि अगर नेहरू जी ये कहें कि हरि सिंह को हटा करके शेख अब्दुल्ला को वहां का राजा या फिर उस जगह का प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट सीधे तौर पर सामने आ जाता है कि नेहरू जी हरि सिंह को हटाना चाहते हैं। तो एक विशेष वर्ग जो है इससे नाराज होता हुआ दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है, इस चीज को चर्चा में और आगे बढ़ाया जाए उससे पहले एक चीज हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि कितने भी बड़े आप लीडर हों, कितने भी ठीक तरीके से सोचने वाले लीडर हों, कितने भी दूरदर्शी हों, गलती करने की संभावना आपको तब भी रहती है। परंतु ये किस स्तर पर करी जा रही है, कहां पर करी जा रही है, उससे कितने लोगों का हित और अनहित जुड़ा हुआ है, यह भी समझना होता है। बहरहाल हम और आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें महाराजा हरि सिंह और नेहरू जी के विरोध के इतिहास के बारे में, तो ये विरोध जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसे आपने देखा कि नेहरू जी जो है वो शेख अब्दुल्ला जी को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं और शेख अब्दुल्ला जो है वो हरि सिंह के धुर विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है कि नेहरू जी जो है वो हरि सिंह के विरोधी से नजर आ रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास हमको देखने को मिल रहा है, इसका इतिहास क्या है, अगर इसको समझने का प्रयास करें तो हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, जब गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया और उसी के बाद 1931 में जब तमाम सारे जो आंदोलनकारी जो थे वो गांधी जी के जब पक्ष में होने लगे, तो वहां पर ब्रिटिशर्स के पास एकमात्र उपाय बचा कि जितने भी राजा महाराजा, राजे रजवाड़े वगैरह जो हैं वो इस आंदोलन का साथ न दें। और इसके लिए फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में किया गया 1931 में। हालांकि केवल यही एक प्रोस्पेक्ट नहीं है, दूसरे भी प्रावधान थे। और आपको मालूम है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई थी। ठीक है, तो 1931 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है। राजाओं की उस समय प्रिंसेस ऑफ काउंसिल के जो अध्यक्ष थे, स्वाभाविक सी बात है कि अगर ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये चाहते हैं, अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हरि सिंह के विरोधी हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि यहां लास्ट में आपको देखने को मिलेगा नेहरू जी माउंटबेटन के काफी हद तक उनको लाइक कर रहे हैं, ऐसा वाला एंगल भी हमको देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमको उस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि जब 1931 में ब्रिटिशर्स ये चाह रहे हैं कि राजे महाराजे जो है वो साथ न दें, अब तो इसके लिए भी मीटिंग होनी पड़ेगी। तो वो मीटिंग सारे देश के राजाओं महाराजाओं, राजे रजवाड़े, 600 से अधिक रियासतें इतनी सारी हैं, तो किसी किसी से मिलकर के बैठ करके बात होगी। तो सीधा यहां पर एक चर्चा हमको सामने देखने को मिलती है कि राजाओं की प्रिंसेस ऑफ काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे उस समय, महाराजा हरि सिंह थे। और महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को यह कह के ठुकरा दिया कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन जो ये चल रहा है इसका विरोध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा बाद में हूं, यहां का अध्यक्ष बाद में हूं, पहले भारतीय हूं। ये उनके स्टेटमेंट थे। और इसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो हरि सिंह के विरोधी बन गए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है। अब जिस वर्ष की ये बात है 1931 की, उसी वर्ष अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो शेख अब्दुल्ला की तरफ चल दिए। शेख अब्दुल्ला जो हैं, आप उस समय काफी हद तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष थी, पंथ निरपेक्ष थी। लेकिन ये जो वाला समय है, इस समय के आते आते तक आप देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो काफी हद तक इसके ऊपर सांप्रदायिकता का या मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग जो है वो चढ़ना शुरू हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने शेख अब्दुल्ला का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहां से हिंदू मुस्लिम एंगल जो है वो बनना शुरू होता है कश्मीर में। ठीक है, यहां से हिंदू मुस्लिम एंगल कश्मीर में बनना शुरू होता है, जबकि इसके पहले इतना ज्यादा नहीं है। यह बात सही है कि कश्मीर में उस समय भी जो इस्लामिक जनता है वो ज्यादा थी, मुस्लिम जो जनता है वो ज्यादा थी, बावजूद उसके भी वहां पे हिंदू शासक राज कर रहे थे और आसानी से कर रहे थे। तो वही हरि सिंह है, जो हिंदू शासक है। तो अब इस एंगल को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अभी तो शासन चल ही रहा है ना अंग्रेजों का, तो अभी तो वो फूट डालो राज करो की नीति का जितना हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते थे। तो वही यहां पर हो रहा था। शेख अब्दुल्ला को अपने मोहरे की तरह उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, और शेख ने हिंदू महाराजा के खिलाफ जो है वो बगावत करनी शुरू कर दी। इन सब चीजों को ध्यान में देखा जाए तो आगे चल करके 1946 में, तो इस तरीके से आप शुरुआती तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से शेख अब्दुल्ला जो है, जो मैंने आपको यहां पर बताया थोड़ी देर पहले कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो विरोधी हैं हरि सिंह के। 36 का आंकड़ा जो मैंने बोला आपको क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, मैनिपुलेट किया, वो तो कई बार किया है। तभी तो मुस्लिम लीग भी बना, अदरवाइज तो मुस्लिम लीग बनता ही नहीं।
कई सारे जो मुस्लिम भाई उनको बरगलाया गया था उस समय। बहरहाल उस एंगल को छोड़ते हैं, नहीं तो मुस्लिम लीग में जाना पड़ जाएगा हमको, लेकिन एक एंगल आपको यहाँ वाला समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि 1946 में शेख अब्दुल्ला जी ने महाराजा कश्मीर छोड़ो ये आंदोलन चला दिया, और इस आंदोलन के जवाब में महाराजा हरि सिंह ने इनके तमाम सारे समर्थकों और शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नेहरू जी जो है, मैंने आपको जैसे दिखाया कि यहां पर मित्रवत एंगल दिख रहा था आपको नेहरू जी का और शेख अब्दुल्ला के साथ में, तो ये यहां पर भी एक पॉइंट जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा कि जब शेख अब्दुल्ला को महाराजा ने गिरफ्तार कर लिया तो उन्हें बचाने के लिए या उन्हें मुक्त करने के लिए ये दिल्ली से जम्मू कश्मीर चले गए। नेहरू जी जो है वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर गए, लेकिन जम्मू कश्मीर जब वो गए तो वहां महाराजा की पुलिस ने नेहरू जी को पंजाब जम्मू सीमा पर ही रोक लिया, और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी लखनपुर, यहां पर रोक लिया। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो राजा हरि सिंह थे उनका और नेहरू जी का जो विरोध जो आप देख रहे हैं इतिहास में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि जम्मू कश्मीर जाने के लिए, जम्मू कश्मीर जब नेहरू जी चले तो उससे पहले नेहरू जी को रोका गया। किनके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा। सरदार पटेल और गांधी जी के द्वारा। इन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप वहां जाएं और उन्हें मुक्त कराएं, इस बात का उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद भी नेहरू जी गए। अब ये वो सारे एंगल हैं जो आपको लगातार क्या दिखा रहे हैं कि ये गलतियां सच में इधर से हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और ये वो एंगल है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि नेहरू जी ने शुरुआती क्या गलतियां की हैं। इनमें से कुछ गलतियों यानी कि 5 गलतियों का कोड जो है वो रिजिजू जी ने किया है। मैं फिर आपको बता दूं, ये मैं अपने डिसीजन नहीं सुना रहा हूं, मैं दोनों पक्ष आपके समक्ष रख रहा हूं। अंत में विवेचना करते हुए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इससे क्या समझ में आया, इतिहास के किस हिस्से तक आप पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इनको रोक दिया गया। अब रोक दिया गया तो यहां पर विरोध का एक एंगल आपने देखा कि किस तरीके से हरि सिंह के विरोध में शेख अब्दुल्ला हैं, और दूसरा एंगल आपको देखने को मिल रहा है कि शेख अब्दुल्ला को जब बचाने जाते हैं या उनको जेल से निकालने जाते हैं नेहरू जी, तो नेहरू जी को भी रोक दिया जाता है, और इस तरीके से हरि सिंह का एक विरोध नेहरू जी के साथ भी दिख रहा है। अब यही वो जो सारे एंगल हैं, जो शुरुआत है, या अब आपको समझ में आ गया हो कि विरोध क्यों है। और इन विरोध में से रिजिजू जी ने जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के भारत के अंदर विलय को लेकर के और उसके बाद के जो जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उसको ध्यान में रखते हुए उस पर किस तरीके से नेहरू जी ने एक्शन लिया है, उन एक्शंस में 5 तरीके की गलतियां बताई। और 5 गलतियां कौन कौन सी, जरा समझते हैं। पहली गलती क्या है? पहली गलती है कि शुरुआत में जब महाराजा हरि सिंह विलय के लिए तैयार हो रहे थे तो नेहरू जी टाल रहे थे उसे, नेहरू जी टालते चले जा रहे थे, और मैंने अभी आपको दिखाया भी, हाँ वो टाल रहे थे। ठीक है, बाद में वहां की जनता से जब युद्ध वगैरह हुआ, आपको मालूम है कि युद्ध हो गया, कबीलाई जो थे पाकिस्तान से मोटेड जो थे, प्रोवोक थे उनकी तरफ से, जो उनके द्वारा जब हमला किया गया तो जम्मू कश्मीर फिर भारत और उनका युद्ध हुआ है ना, उस एंगल को लेकर के। तो उसके बाद जो है जनमत संग्रह वाली जो बात आती है वो वाले एंगल को भी इन्होंने यहाँ पर गलत ठहराया कि बाद में जनता की जो मंशा की जो शर्त है वो भी इन्होंने लगा डाली, अपनी मर्जी से लगाने की। जब पाकिस्तान ने ऐसा कहा नहीं था कि ऐसा कराओ, आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे थे? वो भी तब जब वहां पर मुस्लिम बाहुल्य जनता है। ठीक है, दूसरा जो आरोप लगाया गया वो ये है कि विलय को अस्थायी बताया गया, क्योंकि उस समय जो विलय हुआ वो टेम्पररी दिखाया गया, ऐसा। दूसरी गलती। तीसरी गलती, युद्ध को बीच में रोकने का आदेश, वो भी तब जब भारतीय सेनाएं पाकिस्तानी सेना के ऊपर हावी थी, और उस समय भारतीय सेना युद्ध रोकने का आदेश न दिया गया होता प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो सेना के पास इतनी हिम्मत थी उस समय, ये प्रूव्ड है कि उस समय सेना के पास इतनी हिम्मत थी कि जो विवादित स्थान हो गया, जिसे अब विवादित स्थान कहा जाता है, वो विवादित स्थान ना होता, और ऐसा मतलब ये पूरी कल्पना ही ना होती। इसके अलावा जो कब्जा हुआ पाकिस्तान की तरफ से उसे गैर कानूनी कब्जा कहा जाना चाहिए था, जबकि आगे संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वो गए तो उन्होंने गैर कानूनी के बजाय एक विवादित क्षेत्र के रूप में विवाद को दर्ज कराया यूएनओ में। ये एक गलती गिनाई गई। चौथी गलती, पाकिस्तान के झूठ का प्रतिकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के पाकिस्तान के झूठ का प्रतिकार नहीं किया नेहरू जी ने, और वो झूठ ये था कि जनमत संग्रह वाली जो बात है वो पाकिस्तान ने कही है, उस पर यूएनओ ने
बात मान ली है, ऐसा पाकिस्तान ने उस समय प्रमोटेड किया था, जबकि ये जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ है और इस बात का उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। क्यों मान लिया भाई उनकी बात, पाकिस्तानियों की बात क्यों मान ली? तो ये चौथी गलती थी। इसके अलावा पांचवीं गलती जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा विवादित दिखी है हमेशा से ही, संविधान का 370 अनुच्छेद है ना, जिसमें जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 306A के अंतरिम प्रावधान को लागू ना करके उन्होंने 370 के माध्यम से उसे पक्का कर दिया और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 35A को बिना संसद की मुहर लगवाई, क्योंकि राष्ट्रपति के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनसे अध्यादेश जारी करवा करके 35A इंसर्ट करवा दिया गया था और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान हो गया था। तो यह भी आरोप है कि आपने मैनिपुलेट किया है, संसद से बगैर पूछे इन चीजों को लागू करा दिया है और कराया था। इसमें संसद का तो साथ था नहीं, ये तो अध्यादेश था, चर्चा नहीं हुई इस पर। तो ये वो सारे आरोप हैं जो हमने आपको बताए और इसको आप इतिहास और करंट के मुद्दे के तौर पर देख सकते हो। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चर्चा थोड़ी ज्यादा है। अब इन सब चीजों के बाद जब आपने देखा कि ये गलतियां हुई हैं, तो क्या इस मामले में प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी माना जा सकता है? आपको क्या लगता है? यहां तक सुनने से आपको क्या लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोषी हैं, इन्होंने इतनी गलतियां की हैं जिनको नहीं करना चाहिए था? तो इसकी विवेचना चलिए शुरुआत करते हैं, इस पॉइंट को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर जो है वो उन राज्यों में से है, उन प्रिंसली स्टेट्स में से है, उन देशी रियासतों में से है जिसने भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया। भारत में विलय करने के लिए एक विलय पत्र तमाम सारी देशी रियासतों को दिया गया था। मोर देन 550 से ज्यादा जो रियासतें थी उन सबको सौंपा गया था और जो रियासतें अब उनको जो है किसी एक स्टेट में शामिल होना था, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो या फिर भारत में शामिल हो। तो भारत में शामिल होने के लिए जो विलय पत्र था उस पर तमाम सारे जो देशी रियासतें थी उन्होंने शामिल हुए वो, लेकिन उसमें 3 स्टेट्स ऐसे थे जो शामिल नहीं हुए गंभीर रूप से अगर देखा जाए तो। उसमें से एक नाम जो है वो जम्मू कश्मीर का आता है जो भारत में शामिल नहीं हो रहा था। विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान के विलय का इसने विरोध किया था। भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय का विरोध जम्मू कश्मीर ने किया था। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर ने किया था बल्कि आपको मालूम है एक जूनागढ़ रियासत थी और एक रियासत आपको हैदराबाद की देखने को मिलती है। लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ ने तो बात मान ली थी बाद में, आपको मालूम ही है। और इनके पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि ये वो 2 रियासतें ऐसी थीं जो सभी तरफ से अगर देखा जाए तो भारत से घिरी हुई थी। भारतीय प्रांत का मतलब भारत से घिरी हुई थी, क्योंकि वो प्रांतों ने तो भारत में विलय कर लिया था ना, तो भारत हो गया था। तो इनके पास लास्ट में अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि जूनागढ़ ने 15 अगस्त को पाकिस्तान में विलय होने की शर्त को स्वीकार कर लिया था और विलय हो गया था, लेकिन बाद में भारत की ओर आया ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा मैटर नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसा पूरी चारों तरफ से भारत से नहीं घिरा है जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ घिरे थे। ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच में था, तो इसकी बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से भी शेयर हो रही है और भारत से भी शेयर हो रही है। तो अगर भारत ये कहे कि हम तुम्हें इस तरफ से घेर करके ऑक्युपाई कर सकते हैं और तुम्हें पाकिस्तान के साथ में कौन सा साथ मिलने वाला है इतनी दूर से, हम तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस बीच में लगा सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है आगे, तो ये भारत तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी सीमा जो है पाकिस्तान से भी जुड़ रही थी। बहरहाल मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर इसमें नहीं शामिल था। लेकिन जून 1947 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता से तकरीबन 2 महीने पहले की बात करें, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो श्रीनगर का दौरा करने गए। अब ये विशेष बात है, श्रीनगर का दौरा क्यों करने गए थे? क्योंकि उन्हें हरि सिंह से मिलना था। हरि सिंह से मिलने गए और वायसराय ने हरि सिंह को मिल करके उनको ये बताने का प्रयास किया कि आप जो है ये जो विलय पत्र है इस पे साइन कर सकते हैं या कीजिए, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान या भारत में से किसी भी एक को ऑप्शन के रूप में चुनते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सरदार पटेल कहते हैं कि उनको इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा, वो चाहे पाकिस्तान के पास जाएं चाहे भारत के पास आएं। लेकिन जब वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे हरि सिंह से, तो हरि सिंह ने जितने भी राजनीतिक जो मसले थे उस पर बात करने से इनकार कर दिया और बहाना किया कि
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में कुछ तकलीफ है, तो मैं इस पर आप जो है गंभीर रूप से इस पर बात करने आए हैं, और हो सकता है कि क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं, स्वस्थ नहीं हूं, तो आपसे कुछ कह दूं और फिर बाद में वो मील का पत्थर बन जाए, तो मैं इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। ऑल्दो हरि सिंह ने इनका स्वागत खूब किया वायसराय जी का, लेकिन इस स्वागत से क्या करना था? तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये बहाना क्यों किया उन्होंने पेट दर्द का? बहाना इसलिए किया था कि उन्हें लगता था कि निश्चित तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो जाने के पश्चात मैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकता हूं। मेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली है कि पाकिस्तान हमको दबाव डाल सकेगा या भारत के पास कुछ ऐसा है कि वो हमको दबाव डाल सके। तो वो एक सपने बुनने लगे थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, जो कि आपको मालूम है कि 1947 का जो आजादी वाला जो दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग यही शर्त थी कि भाई कोई भी जो रियासत है वो या तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रह सकती है या फिर भारत पाकिस्तान में से किसी एक को चुन सकती है। तो हरि सिंह को यह स्पष्ट रूप से आशा थी कि भाई हम स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन उनकी ये आशा जो है, उनकी जो उम्मीद है, ये जल्दी ही टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद दो घटनाएं घटित हुई जम्मू कश्मीर के खिलाफ, और वो घटनाओं में से पहली घटना यह है कि पुंछ में कुछ विद्रोहियों द्वारा विद्रोह किया गया, और यह विद्रोह पाकिस्तानी विद्रोहियों द्वारा उकसाया गया था जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ में, यानी जम्मू कश्मीर के खिलाफ में, कि उसको जो है मिला लिया जाए। तो एक, इस विद्रोह के कारण वो भयभीत हो गए। दूसरा, पाकिस्तान ने जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो लगा दिए थे किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब बेवजह लगा दिए थे, जम्मू कश्मीर के ऊपर अघोषित आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब जब ये अघोषित आर्थिक प्रतिबंध लगा तो उससे इनको क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी कि उस समय, तत्कालीन समय में जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ काफी व्यापार होता था, यानी वहां पर उनके व्यापारिक जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा थे, और ऐसे में पाकिस्तान यदि अगर इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई, और यहां से सैन्य व्यवस्था चरमरा गई। अब ऐसे में हरि सिंह के पास में एक ही ऑप्शन बचा कि वो अब देख सकते थे भारत की तरफ, लेकिन दिल के कोने में अभी भी वही है कि हम अभी मेरी ये समस्या किस तरह सॉल्व हो जाए, और उसके लिए जो शर्तें हों वो हम भारत से थोड़ी बहुत तो माननी पड़ेंगी, तो चलो मान लेते हैं। तो यहां से दौर शुरू हुआ भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में विलय के चर्चा का, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि यहां से दौर शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह के बीच भारत में जम्मू कश्मीर के विलय की चर्चा का। और अभी आपने शुरुआत में क्या देखा था कि हरि सिंह की ही सेना ने या पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पंजाब और जम्मू बॉर्डर पे रोक दिया था जवाहरलाल नेहरू को, तो विरोध वहां से है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पलड़ा भारत का भारी है, यानी भारत का मतलब यहां पे भारत का प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी, और इसीलिए फिर आलोचना क्यों निकल करके सामने आ रही है, अब आपको ये एंगल समझना है, खुद से समझना है मेरी बातों को सुनते हुए। तो यहां पर एज अ हरि सिंह आप क्या सोच रहे होंगे कि यार नेहरू तो वही बात मनवाएंगे जो, क्योंकि हमने उनके साथ तो पहले अच्छा किया नहीं है, तो अपनी बात मनवाएगा बंदा। अब आप समझिए यहां पर जरा देखिए, अब जब चर्चा का दौरा जब शुरू हुआ तो हरि सिंह ने, जो कि राजा थे उस समय, महाराजा हरि सिंह जो हैं, उन्होंने, जो कि उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, तो महाजन जी जो हैं उनको भेजा कि नेहरू से जाकर के इस पर बातचीत करिए और उनसे मतलब उनकी शर्तों के बारे में पूछिए। तो नेहरू जी ने जो शर्त रखी वो क्या थी? नेहरू जी ने शर्त रखी कि इनका जो प्रशासनिक जो सिस्टम है, जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र जो है, उसमें ये शेख अब्दुल्ला को शामिल करें। और मैंने आपको बताया कि शेख अब्दुल्ला हरि सिंह के विरोधी थे, स्वाभाविक सी बात है, पीछे घटना मैंने आपको बता रखी है। अब आप देखेंगे नेहरू जी चाह रहे हैं कि प्रशासन में शेख अब्दुल्ला को शामिल कर, राज्य प्रशासन में शेख अब्दुल्ला और उनकी जो वॉलंटियर्स हैं उनको शामिल किया जाए। हरि सिंह ने कहा कि इस समय, जिस समय कि हमारे ऊपर ये संकट हैं,
इस समय आप हमें संकट से निकलने वाली चीजों पर संधि करने की बात कीजिए ना। इसका प्रशासन में ले जाने से क्या लेना देना है? इनके प्रशासन में आ जाने से आर्थिक प्रतिबंध हट जाएगा क्या? इनके प्रशासन से आने से पुंछ विद्रोह में हमारी सेना जीत जाएगी क्या? ये सारे विचार जो है वो राजा हरि सिंह के मन में चल रहे हैं। और इस विचार के बाद उन्होंने कहा कि एट अ टाइम अगर हम देखें तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस हैं, प्रशासन में जो इस तरीके के वृहद चेंजेस जो हैं, ये हम नहीं कर सकते। डायलॉग टूट गया, फिर हुआ, फिर टूट गया, ऐसे 2-3 बार हुआ। ठीक है, तो महाराजा से नेहरू जी ने क्या कहा? जैसा कि मैंने कहा कि शेख अब्दुल्ला को शामिल करने की बात करी। शेख अब्दुल्ला कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला जो हैं, उनको राज्य सरकार में शामिल करने का उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन मैंने क्या बताया, बाद में क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह ने एक संकेत दिलवाया अपने इन्हीं महाजन महोदय से कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे 2 डायलॉग्स हुए और फाइनली जब तीसरा डायलॉग हुआ, यानी कि तीसरी बार जब इस पर चर्चा हुई, तो यानी आगे जो चर्चा हुई, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में अगर हम देखें तो महाजन जो हैं वो फिर से नेहरू जी से मुलाकात करने जाते हैं। और नेहरू जी अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई हम तो साथ दे देंगे, तुम इनको प्रशासन में शामिल करो, क्यों नहीं कर रहे? तो नेहरू जी ने शर्त रखी है या फिर बात रखी है कि अब्दुल्ला को जेल से मुक्त किया जाए और राज्य के शासन से उन्हें जोड़ा जाए। हरि सिंह ने क्या कर रखा है? मना कर रखा है। ठीक है, अब बात यह है कि आखिर नेहरू जी जो हैं वो शेख अब्दुल्ला को प्रशासन में लाने पर जोर क्यों दे रहे हैं, जबकि पीछे आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नेहरू जी को दोषी माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। अब यहां तक सुनने के बाद आपने नेहरू जी को दोषी माना है या नहीं माना है? ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हां या ना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न ये बनता है कि इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो भाई? वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है और आप कह रहे हैं कि इसको प्रशासन में, अच्छा ये भी नहीं कह रहे कि हमको हमारे साथ मिला लो, कह रहे हैं उसको प्रशासन में पहले रखो, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करो, राज्य प्रशासन में। क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रश्न तो ये बन ही जाएगा अपने आप। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को प्रशासन में लाने पर जोर क्यों दिया? अब इस एंगल को समझने का प्रयास करते हैं फिर से। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने सरदार पटेल जी को एक लेटर लिख करके भेजा। ये लेटर कबायली हमले के 1 महीने पहले लिख के भेजा गया था, जिसमें जो नेहरू जी हैं उन्होंने आकलन ऐसा किया, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से विचार किया कि कुछ ऐसा होने वाला है गंभीर, कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने वाला है पाकिस्तान और कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई करने वाला है जिससे जम्मू कश्मीर को भयंकर नुकसान होगा। और इसमें आगामी मौसम जो ठंड का आने वाला है, आप देख सकते हैं सितंबर 1947 में लिखा है उन्होंने, अभी अक्टूबर 1947 आएगा, उसी समय जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होगा 26 अक्टूबर को। तो सरदार पटेल जी को उसमें उन्होंने अपने अंदेशे लिखे हैं, आप अंदेशे को यहां पर पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूं। लिखा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है NWFP जो है, काफी संख्या में कश्मीर में प्रवेश करने की तैयारी, इनको आप सीधे तौर पर घुसपैठिए बोल सकते हैं। काफी बड़ी मात्रा में घुसपैठिए जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एंटर करने वाले हैं और ये घुसपैठिए सर्दी का जो मौसम है उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कोई नॉर्मल सर्दी नहीं पड़ती है और ये वो समय नहीं है जिस समय आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, नहीं जम्मू कश्मीर के पास। और तो कौन है जो जम्मू कश्मीर को बचाएगा? यही यहां पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रणनीति अब कश्मीर में घुसपैठ करने की है और आने वाली सर्दियों के कारण कश्मीर कमोबेश अलग थलग पड़ने पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने की है। किसकी? कश्मीर अलग थलग पड़ जाएगा, कौन देगा उसका साथ जब ये अड़े हुए हैं? मुझे संदेह है कि क्या महाराजा और राज्य की सेनाएं खुद से इस स्थिति से निपट सकती हैं, जबकि तमाम सारे उन्हीं के राज्य के जो लोग हैं उनके विरोधी हैं, जैसे कि शेख अब्दुल्ला के लोग। तो ऐसा हो पाएगा क्या? निपट पाएंगे? चला जाएगा राज्य? हालांकि ये जो लेटर था इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय क्या सोचा था। ठीक है, बाय द वे नेहरू जी ने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष में बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए महाराजा के पास एकमात्र विकल्प है
कि वो शेख अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में सपोर्ट की जरूरत थी, लोकल सपोर्ट की जरूरत थी। और इसी एंगल को माना जाए, उधर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कह रहा है कि हम भारत का सहयोग चाहते हैं। तो इसके लिए प्रपोजल यह है कि आप भारत का सहयोग कब कर सकते हैं, जब भारत से विलय हो जाए। विलय होने की शर्त यहां पर रखी गई है कि आप जो है प्रशासन में, इनको प्रशासन में जगह दें, तभी आपका हम विलय करेंगे, और विलय करेंगे तभी हम आपको बचाएंगे, अदरवाइज अपनी से, क्योंकि विलय नहीं कर सकेंगे तो हमारी सेना आपके लिए लड़ने कैसे जाएंगी? फिर तो वो फिर वर्ल्ड वॉर वाला एंगल फिर बनने लगेगा। कुछ हमारे सपोर्ट में आएंगे, कुछ उनके सपोर्ट में आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और जो पश्चिमी सभ्यता के देश थे, खासकर ब्रिटेन जो था, वो तो इनडायरेक्टली सपोर्ट में थे ही। वो तो चाह ही रहे थे कि यही हो, क्योंकि रशिया से उन्हें दुश्मनी निभानी थी, और उस एंगल में पाकिस्तान जो है वो काफी साथ दे सकता था। और इसलिए पाकिस्तान तो पहले से ही ब्रिटिशर्स के चापलूस थे, और अब तो और हो रहे थे। तो ये सारे एंगल्स थे उस समय, ठीक है। तो एक तो बात ये आई। तो अब आपको यहां पर यह समझ में आया कि नेहरू जी ने यह निष्कर्ष जो है वो दिया है। वो क्या दिया है कि महाराजा के लिए एकमात्र स्वीकार रास्ता क्या है, भारत में विलय के समय शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग लिया जाए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से सेना को मजबूत किया जाए, जिसमें हम भारत की सेना को भी भेजेंगे, और मोटिवेटेड होकर के हम सामने वाली सेना के साथ लड़ेंगे। ये रणनीति तैयार हुई। अब एक मुद्दा जो और है, जो हमने आपको बताया या जिस पर डिस्कशन किया, या जो आरोप जो है वो लगाया गया या लगाया जाता रहता है अक्सर, कि ये जनमत संग्रह कराने की बात क्या थी, ये युद्ध को रोका गया फिर जनमत संग्रह कराया गया, क्यों कराया गया भाई? जनमत संग्रह की इसमें क्या जरूरत थी? तो जरूरत थी, जरा एक एंगल आप यहां पर देखेंगे, जूनागढ़ का एंगल अगर आप देखेंगे तो जूनागढ़ में मुस्लिम शासक था, और यहां की जनता जो थी हिंदू बाहुल्य थी, ठीक है, हिंदू बाहुल्य थी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर जो है इसका जो शासक है वो हिंदू शासक है, और इसकी जो जनता है वो मुस्लिम बाहुल्य है। एंगल को समझिए। पहले ये घटना घटी है, ये घटी पहले जूनागढ़ की घटना को अगर हम देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या था अंत में, जब मैंने बताया कि 15 अगस्त 1970, तो जूनागढ़ तो 15 अगस्त को चला गया, तो उसका जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ विलय हो गया था उसका। वो तो बाद में जब नहीं समझ में आया तो इसे भागना पड़ा उधर से, जब शर्तें जो है नहीं मानी गई, तो तब फिर उस समय जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? आप सब लोगों को मालूम है कि जूनागढ़ की रियासत भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाई गई थी। तो जब एक राज्य जिसमें राजा और जो वहां की बाहुल्य जनता है वो अलग अलग संप्रदाय की है, अलग अलग मतलब मैं कह सकता हूं धर्म की है, वही चीज जम्मू कश्मीर में है, तो इसे भी जनमत संग्रह से सॉल्व कराया जाए, ये चीज यहां पर कही गई प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो ये जूनागढ़ की पृष्ठभूमि से हमको यही समझ में आ रहा है। हालांकि बाद में 30 सितंबर को, मतलब पहले मैंने बताया कि 15 अगस्त को जूनागढ़ के नवाब जो है पाकिस्तान का विलय कर लिया, वही भी कहानी समझाई हमने आपको। बाद में 30 सितंबर को पाकिस्तान को प्रस्ताव भेजा गया, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में जो यहाँ की जनता थी जूनागढ़ की, वो भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुई, और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो कश्मीर पर ये जो चीजें हुई वो कश्मीर पे आगे जनमत संग्रह के माध्यम से सॉल्व होनी थी, इसलिए वहां पर जनमत संग्रह कराया गया था। लेकिन फिर एंगल बनता है, युद्ध क्यों रोक दिया बीच में जनमत संग्रह कराने की क्या जरूरत थी? पूरा युद्ध कर लेते, ले आते वापस, जनमत संग्रह की बात ही नहीं होनी थी उसमें, कोई जनमत संग्रह की बात होनी नहीं थी बीच में, है ना। ये भी तो एक एंगल है, तो आइए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कश्मीर पर आक्रमण करने की पाकिस्तान की योजना के बारे में नेहरू के आकलन, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेटर लिख करके भेजा गया था, उस लेटर पे कोई खास उस समय जो है निगरानी नहीं करी गई, और अल्टीमेटली आपको देखने को मिला कि कुछ ही समय में आक्रमण जो है वो कश्मीर पर कर दिया गया। जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उस समय जो विलय था वो हो चुका उसके बाद, है ना,
क्योंकि मालूम था कि आक्रमण कर देंगे, तो मैंने आपको बताया कि 1947 में विलय जो है वो हो गया है। अब जो विलय हो चुका है, उस विलय के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो शेख अब्दुल्ला हैं, भारत की सेना जो है वो साथ देगी जम्मू कश्मीर का। शेख अब्दुल्ला जो हैं वो प्रशासन में शामिल होंगे, राज्य प्रशासन में शामिल किए जाएंगे, तो राज्य सरकार में उनको शामिल कर लिया गया है। 27 अक्टूबर 1947 ये वो डेट है जिस समय भारत के सेनानियों ने एयरलिफ्टिंग की है श्रीनगर में, हवाई मार्ग से वो श्रीनगर पहुंचा दिए गए। लेकिन समस्या यह है कि आगे लड़ने के लिए कोई भी वाहन नहीं था, परिवहन की सुविधा ही नहीं थी, तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उनको जम्मू के लिए प्रस्थान कर दिया गया, सेफ रखने के लिए वहां से चले गए। सेना इधर से भारत की लड़ रही है और जो वॉलेंटियर्स हैं शेख अब्दुल्ला के, वो वहां पर मतलब तमाम तरीके के जो योगदान है सेना में वो दे रहे हैं। जिसमें से एक योगदान आपको यहां पर ये देखने को मिलता है कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्वयंसेवक थे जिनका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद। इन्होंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जो सेनानी थे जो एयरलिफ्ट कराए गए थे उनको जो है जगह पर पहुंचाया जहां पर उन्हें जाना था, जहां से कमान संभालनी थी। तो ये जो परिवहन की सुविधा नहीं थी, परिवहन वाहन जो नहीं था, उसको अरेंज करने का काम एक वॉलंटियर थे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर थे, उन्होंने किया था, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। एक ये पॉइंट है। इसके अलावा एक घटना के बारे में लेफ्टिनेंट एलपी सेन ने बताया है कि उस समय के तमाम प्रकार के जो सर्च ऑपरेशंस चलाए गए थे, उन सर्च ऑपरेशंस में भी इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जो ये आदिवासी आंदोलन हुआ था उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है वो लेकर के आए, जिससे कि भारतीय सेना को काफी बड़ा लाभ हुआ और अल्टीमेटली जो है भारत इसीलिए पॉजिटिव जीत के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर आपको बताया गया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके आदेश से युद्ध को रोक दिया गया। तो अब ऐसा एंगल क्यों बन रहा था, उसके पीछे भी एक पॉइंट यहां पर और है कि इसी युद्ध के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और लीडर थे जिनका नाम था मकबूल शेरवानी, वो बारामूला पर काफी हद तक कब्जा कर लिया था कबाइलियों ने, और कबाइलियों से बारामूला को मुक्त कराने के लिए इन्होंने मोर्चा संभाला और शहादत भी दी। और वर्तमान समय में जब युद्ध शांति हुआ, यानी कि जब युद्ध विराम हुआ, तो कश्मीर संघर्ष विराम या युद्ध विराम के बाद जो विराम रेखा जनरेट की गई, उस विराम रेखा से जो हमारी ओर का जो हिस्सा है उसके लिए बताया गया कि यह क्षेत्र मोटे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यापक समर्थन वाले लोगों का था। अभी मैं उस एंगल पर चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में एक एंगल जो है जो बन रहा था कि आखिर जो शेख अब्दुल्ला हैं उनको सरकार में शामिल करने की बात की जो जिद है वो लगातार यहां पर की जा रही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उस जिद को करने का उन्होंने जो रीजन बताया है वो ये है कि अगर हम इनका समर्थन नहीं लेते तो पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं ना कहीं उस बड़ी जनता का साथ उठा सकते थे या बरगला सकते थे, या फिर हो सकता है कि ये न्यूट्रल रहते, कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं ये न्यूट्रल रहते, तो शेष बची हुई जो जनता या समर्थन जो राजा के पास में था वो इतना पर्याप्त नहीं था कि वो पाकिस्तान का जो है वो साथ ले सकता, पाकिस्तान से दो हाथ कर सकता, और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को ही मिल जाता। और एक एंगल जो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मित्रवत व्यवहार पश्चिमी देशों के साथ में कायम हो रहा था, और पश्चिमी देश ऐसा चाहते भी थे पाकिस्तान को लेकर के, तो उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी अभी यूएनओ भी गठित हुआ है, अभी अभी भारत का जन्म हुआ है, तो भारत का क्या प्रेम है, क्या संबंध है पश्चिमी देशों के साथ, पाकिस्तान का क्या एंगल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी आज की तरह। तो इसलिए तमाम सारे देश जो थे जो समर्थन कर सकते थे भारत का, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे कि रशिया ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान तो है ही है, ऐसा ना हो कि भारत भी पश्चिमी देशों की तरफ ही हो जाए तो हमारा तो बिल्कुल ही पत्ता साफ रहेगा, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो ये सब भी एंगल्स थे। तो लोकप्रिय समर्थन जो है वो सरकार का होना चाहिए था, और वो समर्थन अगर जम्मू कश्मीर को मिल जाए, और लोकप्रिय समर्थन किससे मिल सकता था, हरि सिंह से नहीं मिल पा रहा था। उनका कहना था कि लोकप्रिय समर्थन जो है वो शेख अब्दुल्ला से मिल रहा था। तो ये एक एंगल था, इस पर क्या आपकी राय है आप जरूर बताइएगा। आगे हम दूसरे वाले एंगल को टच करते हैं, बात करते हैं कि जनमत संग्रह वाली बात क्यों आती है, कि संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह को लेकर के क्यों गए नेहरू जी, और इस बात पे आलोचना क्यों करी गई।
या क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर इस बात की बात करें, आप सेना लेकर के लड़ रहे हैं, आपको मालूम है कि युद्ध को बीच में रोका गया है और इसके बाद कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा इसको तय करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए, ऐसी अपील जो है वो विवादित क्षेत्र के लिए लेकर के गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगर भारत ना जाता यूएनओ, तो ऐसी संभावना थी कि पाकिस्तान जाता यूएनओ और वो जनमत संग्रह कराना चाहता। और अगर आप यहां पर विरोध करें कि भाई आपने जनमत संग्रह की बात क्यों करी, आपने जनमत संग्रह क्यों कराना चाहा, आपको तो कश्मीर को जीतना था और अंदर लेना था, तो फिर यही होता कि भाई जबरदस्ती कर लिया जीत, फिर पश्चिमी देशों का आरोप लग सकता था भारत के साथ में, उसके संबंध जो है वो बिखर रहे थे। एक एंगल ये है। दूसरा, मान लेते हैं कि भारत ना जाता यूएनओ में तो पाकिस्तान चला जाता तो जनमत संग्रह होता, और उस जनमत संग्रह में फिर भारत साथ ना देता, अगर, क्योंकि भारत को जनमत संग्रह में साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि विरोध जो है वो इसी बात का है कि जनमत संग्रह क्यों करा रहे हैं, तो जनमत संग्रह नहीं कराना चाहिए। तो अगर भारत जनमत संग्रह में साथ नहीं देता, पाकिस्तान के द्वारा जो लाया जाता साथ जम्मू कश्मीर के मामले में यूएनओ से, और तब जनमत संग्रह में भारत शामिल ना होता तो भी विरोध होता, तो विरोध तो तय था। तो एक एंगल यहां से निकलती। तो ये वाली जो आलोचना है, इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। और वैसे भी जनमत संग्रह तो भारत के साथ था ही ना। अगर कह भी दिया उन्होंने भारत में विलय के लिए जनमत संग्रह कराना चाहिए था, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसको देखते हुए लगता है कि जनमत संग्रह भी भारत के पक्ष में आता। क्यों? जैसे कि अब जनमत संग्रह के इस क्यों वाले प्रश्न को हम बताएंगे आपको, लेकिन बीच में एक शर्त आपको और देखनी है कि यूएनओ जनमत संग्रह पर कैसे राजी हुआ है। यूएनओ ने अगस्त 1948 में जो जनमत संग्रह के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें 2 शर्तें रखी थी, और इन 2 शर्तों के बारे में ज्यादातर लोग मतलब इससे अनभिज्ञ हैं। और वो 2 शर्त ये हैं, वो पाकिस्तान के लिए हैं, जो कि पाकिस्तान ने नहीं मानी। और वो शर्त क्या है? पहली, कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में जो उसने अपनी फौजें भेज रखी हैं अंदर तक, उसको वापस बुलाए, पूरा जम्मू कश्मीर खाली करे। बात समझिए, यहां पर यह शर्त रखी गई थी। पाकिस्तान ने बात आज तक नहीं मानी। श्रीनगर का शासन पूरे राज्य में चले, पूरे राज्य में श्रीनगर का शासन चलना चाहिए, और तब जो है जनमत संग्रह कराएंगे हम कि श्रीनगर को, यानी कि एक तरीके से श्रीनगर का जो पहले जो स्टेट था, जम्मू कश्मीर का जो पहले जो स्टेट था, अब राजधानी श्रीनगर है इसलिए श्रीनगर बोला रहा है, तो पूरे श्रीनगर का जो है पूरे राज्य पर कब्जा चले और तब कराया जाए जनमत संग्रह। तो ये तो हुआ नहीं। समय बीतता गया और आपको मालूम है कि आगे चल करके कश्मीर जो है उसने भारतीय संविधान सभा, जब विलय हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया। हालांकि नेहरू जी को यह एहसास हुआ कि ये तो यूएनओ ने धोखा दे दिया है। तो उसके बाद क्या है, संविधान सभा के चुनाव में कश्मीर ने भाग लिया है, भारत के आम चुनाव में जम्मू कश्मीर ने भाग लिया है, यहां तक कि अपनी राज्य सरकार का गठन भी उसने चुनाव के माध्यम से करवाया हुआ है। तो इन सब मामलों को अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा के चुनावों में भाग लेना सकारात्मक तौर पर ये तो स्पष्ट तौर से दिखा रहा है कि जनमत संग्रह भारत के ही पक्ष में था। तो जनमत संग्रह कराने ना कराने का तो कोई प्रसंग बनता ही नहीं है। यूएनओ के पास में ऐसी बात गई तो निराधार है। और आज की डेट में कोई कहे कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए फिर से जनमत संग्रह कराना चाहिए, तो क्यों कराना चाहिए भाई? जम्मू कश्मीर भारत के संविधान सभा के चुनाव में आया है ना, तो जनमत संग्रह तो है ना। भारत के आम चुनाव में भाग ले रहा है, अपनी सरकार बना रहा है, भारतीय प्रणाली तंत्र के अकॉर्डिंग बना रहा है, तो है ना भारत के पक्ष में, तभी तो बना रहा है। तो यहां पे अब आज के हिसाब से देखा जाए तो जनमत संग्रह की प्रासंगिकता को कोट करना कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसे जनमत संग्रह ही माना जाएगा, तभी हमारे यहां हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस पर बहस करने का कोई खास मुद्दा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो अनुच्छेद 370, जिसको अभी आपने देखा कि वर्तमान जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा रिमूव कर दिया गया है, जिसे एक दूर की कौड़ी माना जाता था
कि इसे रिमूव नहीं किया जा सकता है, पर उसे रिमूव किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 35A स्वतः ही जो है वो हट गया। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली समझौता क्या है और अनुच्छेद 35A क्या है। और इससे पहले आप मुझे फिर से एक बार बताइए कि अब आपके मन में क्या निष्कर्ष आ रहा है, किस तरीके का निष्कर्ष आ रहा है। ठीक है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, मैंने किसी प्रकार से आपको मैं पक्ष या विपक्ष की बात तो बता नहीं रहा, जो उस समय के इतिहास में घटनाएं घटित हुई हैं उसको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। और उसी प्रयास को यहां पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि अनुच्छेद 35A जो है, जो कि एक प्रकार से अनुच्छेद 370 का ही विस्तार था, उसमें जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसके लिए या जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष दर्जा है, जैसे कि भूमि से रिलेटेड हो, कारोबार से रिलेटेड हो या रोजगार से संबंधित वहां के लोगों के कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। इसी वजह से वो एक विशेष राज्य का दर्जा था। मसलन दूसरे राज्य के लोग वहां की भूमि नहीं खरीद सकते, व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा वगैरह, कारोबार या रोजगार जो है नहीं कर सकते। ऐसे स्पेशल प्रोविजन जो है यहां पर दिए गए थे। तो ये जो प्रोविजन बना है, इसके लिए आरोप ये लगाया जाता है, या ये आपको मालूम है कि इस प्रकार की नेहरू जी जो हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने ये 35A जो है ये बगैर संसद की सहमति के इंसर्ट करवाया था। जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रावधानों में दो विशेष बातें हैं। इसे हटाया जा सकता था, पर शर्त यह थी कि इसे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, भारत के राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति के बाद ही हटाया जा सकता था। यह चीज आपको समझना है। और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर का संविधान बनने के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई थी। तो 370 को हटाने का प्रावधान का रास्ता यहीं से निकला कि जब संविधान सभा वहां की भंग हो गई है तो अब कौन बचा? अब बचा केवल भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति ने उसे हटा दिया, जो कि पूर्णतः संवैधानिक है। तो ये तो भारत के पक्ष में ही है, अच्छी बात है। तो अनुच्छेद 335A जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार था, जो मैंने आपको बताया, उसे हम दिल्ली समझौते के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि 1952 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। और उस समझौते में एक प्रोविजन, जो आर्टिकल 371D का जो प्रोविजन था, उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की ओर से किया गया था, जिसके तहत ही 14 मई 1954 को एक आदेश के जरिए ये धारा 35A जो है वो जोड़ी गई थी। क्योंकि ये शक्ति जो है, ये 35A जोड़ने की शक्ति जो है वो यहां से निकल के आ रही थी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के विषय राज्यों के लिए संविधान में अपवाद और संशोधन करने का अधिकार मिला हुआ था। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया था और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसपे ये आलोचना होती ही रहती है कि मनमानी करी गई है। और इस तरीके से देखा जाए तो किसी से पूछा नहीं है, ये आपस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने चर्चा करी है और चर्चा करके इसको लागू कर दिया है। तो आप अब इसको किस एंगल से देख रहे हैं, ये भी आप मुझे बताइए। इस एंगल को उत्तर देते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो विशेष अधिकार है, इस तरीके का जो विशेष अधिकार है राज्य को मिलने वाला, जिसमें यह आरोप लगता है कि बगैर पूछे मैनिपुलेट करते हुए लगाया गया है, तो इस तरीके का जो अधिकार है, इसको मैं आपको बता दूं कि विशेष राज्य के प्रति में विशेष राज्यों के लिए कुछ विशेष जो दर्जे दिए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 371 की बात करते हैं, उसके तहत तमाम सारे उसके क्लॉजेज हैं, जिसके थ्रू आप देखते हैं अलग अलग राज्यों को, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जे प्राप्त है। कई राज्यों को इस तरीके से विशेष दर्जे मिले, ठीक है। तो एक एंगल ये भी है। अब आप बताइएगा। तो ये था संपूर्ण डिस्कशन, जिसमें आपको यह भी समझ में आया होगा कि किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ है, जम्मू कश्मीर में भारत क्यों नहीं जुड़ना चाहता था, कब जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, उसको लेकर के तमाम सारे जो विवाद हैं, रिश्ते जो हैं, और अब आगे का सफर जो है वो क्या है, क्या हो सकता है, और जो ये चर्चा है कि अब पूरा कश्मीर हमारे भारत के हिस्से में होगा, जो कि पहले भी था, विलय की नीतियों के अकॉर्डिंग था ही,
और है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे वापस लिया जा सकता है और लिया जाएगा। लेकिन बीच में ये जो पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, जो इतिहास में मुद्दे को गरमाते हैं, उस पर आपको ये जो मैंने आज एक विवेचना प्रस्तुत की है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से, इस विवेचना में आपने क्या सीखा समझा, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके इस पर जो भी टिप्पणियां हैं उसका इंतजार रहेगा। साथ ही आज के इस मुद्दे की बात के टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न आपके समक्ष है, इसका उत्तर भी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूंगा। प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 1947, दिसंबर 1952, जनवरी 1971 या फिर जुलाई 1935? मैंने चर्चा के बीच में इसका डिस्कशन किया है, आप डेट याद रखेंगे तो बता सकेंगे। तो फिलहाल आज के इस मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही, और इसका आप जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप विरत दुबे 01, और इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, रहेगा आपके उत्तरों का इंतजार और आपके कमेंट्स का इंतजार। मुलाकात करेंगे इसी तरीके की किसी चर्चा में फिर से एक बार मुद्दे की बात के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।